हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आइए हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जो आपकी यूपी टेट मैथ्स चल रही है और ये रेलवे ग्रुप डी हो गया और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं आपके जिसमें मैथ्स पूछी जाती है उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम से ही अगला पार्ट रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट इससे पीछे वाले कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखा था। अभाज्य संख्याओं में जो भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। और अभाज्य संख्याओं में मैंने ये भी आपको बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर में कितनी अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य गुणन कितने हैं। अभाज्य जैसे 30 है, 30 में कितनी अभाज्य है, तो ये भाई हमने आपको डिस्कस करके बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे कि इस जो ये 30 है इसमें कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। यानी कि आज हम लोग सीखेंगे भाजकों की संख्या या गुणनखंड की संख्या निकालना। आज हम लोग टॉपिक का क्या नाम है, भाजकों की संख्या या गुणनखंड की संख्या निकालना। तो हेडिंग लगा लेंगे, भाजकों की संख्या या गुणनखंड की संख्या निकालना। भाजकों की संख्या या गुणनखंड की संख्या निकालना। ठीक है, अब कैसे निकलेगा देखो, जैसे एक मिनट, ठीक है, क्वालिटी ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो देखिए हम लोग जैसे कैसे पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, हमने कहा जैसे ये 24 लिखा हुआ है। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं इस 24 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, मतलब 24 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो कैसे बताओगे, तो ध्यान रखना 24 में कितनी संख्याओं से भाग दे सकते हैं। 1 से दे सकते हो आप, 2 से दे सकते हो, 3 से दे सकते हो, 4 से दे सकते हैं, 5 से नहीं, 6 से दे सकते हैं, 7 से नहीं, 8 से दे सकते हैं, ना 9 से, ना 10 से, ना 11 से, 12 से दे सकते हैं और फिर खुद 24 से दे सकते हैं। इन्हीं को कहते हैं गुणनखंड, इन्हीं को कहते हैं 24 के गुणनखंड। मतलब भाजकों की संख्या ज्ञात करना, मतलब 24 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 8। तो इसको निकालेंगे कैसे, मान लो यहाँ तो 24 में तो 8 आ गई, जैसे 120 आएगा, 360 आएगा, ऐसे करके आएंगे। तो उनको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इसका तरीका है, पहले तो 24 के करो फैक्टर, क्या करो, 24 के फैक्टर करो ऐसे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3। अब क्या करना है, जो ये फैक्टर है इनको घातों में लिख लेना है। यानी कि 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 बार आ गया। तो अगर 2 3 बार आ गया है तो 2 के ऊपर घात लगा दो 3 गुणे 3 कितनी बार आया है, 1 बार, इसके ऊपर लगा दो घात 1। अब क्या करना है, जो ये पावर है, पावर में आपको एक प्लस करना है। यानी कि 3 में 1 जोड़ देंगे 4, गुणे में 1 में 1 जोड़ देंगे 2 और इनकी गुणा करा लेनी है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 4 दूनी 8। तो कितना आंसर आ गया, 8। उतना ही आंसर आया जितनी संख्याओं से इसमें भाग दिया जा सकता था। अभी हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्याओं से भाग दिया जा सकता था और 8 ही संख्या आई हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ लेना। आज जो टॉपिक है वो भाजकों की संख्या की गुणन संख्या निकालना है, और भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनमें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि भाजकों की संख्या और अभाज्य गुणनखंड में अंतर क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाता है इसके 24 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो हमारा आंसर था 1 2 3 4। कितने इसका आंसर था, तब हमारा आंसर था 4। लेकिन अगर आपसे पूछने भाजकों की संख्या, अलग चीज है। कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था अभाज्य संख्या ज्ञात करना।
अभाज्यों की संख्या करना, मतलब कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 2 3 4 है इसमें, लेकिन कितनी संख्याओं से भाग करते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं। उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, भाजकों की संख्या के नाम से जानते हैं या गुणनखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आज का इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है, करना यह है कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे पावर के रूप में लिखेंगे तथा प्रत्येक पावर में एक जोड़ देंगे और भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, गुणा कर देंगे। देखो कैसे यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले जो आपका आधार है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे उसे पावर के रूप में लिखेंगे, उसे घात के रूप में लिखेंगे, उसे घात के रूप में लिखेंगे, उसे घात के रूप में लिखेंगे और प्रत्येक घात में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। प्रत्येक घात में जो भी आपकी पावर है, प्रत्येक घात में एक जोड़कर गुणा करा देंगे। ठीक है, तो इतना करना है। क्लियर है सभी लोग, आप लिख लेना अच्छे से नोट्स बना के, ठीक है, उसमें आप मेंशन कर लेना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है कि 120 में कितने गुणनखंड होंगे, या ऐसे लिख लो 120 के भाजकों की संख्या कितनी होगी, ऐसे लिख लो 120 के भाजकों की संख्या कितनी होगी 120 के भाजकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। यहां पर तो आपको लिख लेना है 120 और 120 के वही फैक्टर करने हैं। 2 से काट देंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा और फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, फिर 3 से काट देंगे तो यहाँ 5 और फिर 5 से काट देंगे तो यहाँ 1। अब हमको कैसे लिखना है, अब हमें एक कितने बार 2 है, 1 2 3 बार 2 है तो ऊपर लिखेंगे 2 की घात 3 गुणे में 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 घात 1 गुणे में 5 कितनी बार है, 1 बार है तो 5 की घात 1। और सब में क्या करना है, 3 में 1 जोड़ देना है और गुणा करा देनी है। 1 में 1 जोड़ देना है और गुणा करा देनी है, 1 में फिर 1 जोड़ देना है, गुणा करानी है। तो 3 में 1 जोड़ दोगे 4 गुणे 2 तो 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब इसमें भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यही अपना आंसर रहेगा। बस भाजकों की संख्या कितनी है, अतः इसमें भाजकों की संख्या 16 है, ये अपना आंसर होगा। बोलो समझ में आया। और आप कमेंट में ज़रूर बताया करो, और जो प्यारे बच्चे हमारे लाइक करते हैं वीडियो को उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और सभी लोगों का सिलेक्शन हो अच्छे से। और अगर मेरे साथ बने रहें तो आपको ये पूरा क्लास में दिलाऊंगा यूपी टेट में, जैसे पहले भी काफ़ी सिलेक्शन हुए थे, आपने जैसा कि कमेंट बॉक्स में भी बताया था मेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं, तो फिलहाल उससे और अच्छा ही यहाँ पर मैं आपके लिए जो है प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देते हैं एक और। अगर आपसे पूछ ले कि 240 में भाजकों की संख्या 240 में भाजकों की संख्या कैसे निकालोगे, तो 240 लेंगे, गुणा कराएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0 आ जाएगा, फिर 60, फिर 30, 2 से भाग कराने का मतलब आधा करते चलो, और फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1 बार। तो ये कितना आ गया, 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 बार, 2 4 बार, 3 1 बार, 5 1 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 में 1 जोड़ देंगे कितना लिखेंगे 5,
एक में एक जोड़ देंगे 2, एक में एक जोड़ देंगे 2, तो 2 पंचे 10, दूनी 20, मतलब इसमें भाजकों की संख्या कितनी होगी, टोटल 20 होगी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें आप हमें इसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, और जिन्होंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन में आंसर किया था उनका मैंने कमेंट देख लिया है और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। 2 बच्चों का कमेंट आया था, और भी जिन्होंने आंसर किया था उनका भी मैंने देखा था। तो आप उसको ज़रूर जो है आंसर किया करो जो हम आपको होमवर्क दिया करें, ठीक है, और उसको पेन और कॉपी रफ पर जरूर सॉल्व किया करो। तो देखिए, बताइए 360 में कितने अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य नहीं, कितनी भाजकों की संख्या है। 360 में भाजकों की संख्या क्या होगी, तो आपको आंसर कैसे करना है, आंसर ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये होगा। इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये दिखाने का मतलब नहीं है मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप सभी लोग भली बात जानते हैं, आपको ऐसा करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये होगा, ठीक है, ऐसे करके आंसर करना है। ओके, ये मिटा देते हैं, फिर एक क्वेश्चन और हम आपको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो एक क्वेश्चन है कि 2280 में कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि 2280 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि 2280 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर 2280 लिख लेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, बचा 1, 2 सत्ते 14, ये 0 बच गया। फिर हम लोग काट देंगे, 2 दूनी 4, बचा 1, हो गया 17, 2 अठे 16, बचा 1, हो गए कितने 10, 2 पंचे 10। फिर हम लोग 5 से काट देंगे, 5 25, और बचे कितने 3, हो गए 35, 5 सत्ते 35, ठीक है। फिर हम लोग इसको 3 से काट देंगे, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, बचे 2, 3 नेम 27, ठीक है। और ये आ गया क्या 19 एकम 19, ठीक है। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, फैक्टर आ गए हमारे पास 1 2 3, 2 कितनी बार आ गया, 2 आ गया 3 बार, गुणे में 5 कितनी बार आ गया, 5 आ गया 1 बार, गुणे में 3 कितनी बार आया, 3 आया 1 बार, गुणे में 19 कितनी बार आया, 19 से आया 1 बार। जो भी आया उसको हमको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब में एक एक पावर ऐड कर लेंगे। तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4, सबकी गुणा कराते रहेंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, तो 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। यानी कि कितनी संख्याओं से भाग करा सकते हैं, टोटल हम 32 नंबर्स ऐसे हैं जो इससे डिविजिबल हैं, यानी कि 2280 को डिविजिबल करेंगे, ठीक है, पूरा पूरा भाग जाएंगे, ठीक है। तो 32 यानी कि 32 नंबर ऐसे हैं, तो इसका राइट भी आंसर क्या हो जाएगा, 32 इसका राइट आंसर है। क्लियर सभी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, क्योंकि हमारा अभी आपके डायरेक्ट संपर्क है नहीं, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में के माध्यम से बताएं। ये क्वेश्चन हम बता देते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं जो आपको फंसने पे मजबूर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। तो हम इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करा रहे हैं, ठीक है। ये ना समझना कि केवल यूपीटेट ही कवर हो पाएगा, आपके जितने भी मैथ्स से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपको मैथ आती नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, योग कितना है 100। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से, कह रहे हैं यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है, एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है, तो
तो एक संख्या का योग क्या होगा? तो कह रहे हैं एक संख्या का योग क्या होगा? तो संख्या का योग क्या होगा? तो एक संख्या का तो एक संख्या क्या होगी? ऐसे तो एक संख्या क्या होगी? क्या होगी? तो एक संख्या क्या होगी? तो देखो हमको एक संख्या बतानी है ऐसी। तो तीन अभाज्य संख्या है जिनका योग 100 है। यदि उनमें से एक जो संख्या है वो दूसरी से जो है 36 से अधिक है, तो कह रहे हैं तो एक संख्या क्या होगी? वो वाली जो जो अधिक है वो संख्या होगी क्या, ये हमको बताना है। तो देखो तीन अभाज्य संख्या है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत यहाँ पर जो है फिट होगा। वो क्या है कि अगर कहीं तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 मिल जाए तो समझ लेना पक्का इसमें एक 2 जरूर शामिल होगा। क्यों? क्योंकि तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम हो ही नहीं सकता अगर आपके साथ में 2 ना हो। तो यहाँ पर 2 बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब उनमें से पक्का एक 2 होगी। अब हमारे पास बचा क्या है? 2 संख्याएं, क्योंकि एक तो क्लियर हो गई कि एक तो 2 है और बची हैं 2 संख्याएं। वो एक संख्या उसमें से x मान लो और दूसरी मान लो y, और इन सब का जोड़ जो है वो किसके बराबर है? 100 के बराबर है। यही तो बोला गया है। तो मतलब 2 उधर घट जाएंगे तो x प्लस y बराबर कितना बनेगा? 98। यानी कि 2 संख्याओं का योग कितना है? 98 है। 2 को घटा देंगे। अब एक चीज कहा जा रहा है, यदि कह रहे हैं यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, कह रहे हैं जो ये x है ये y से 36 अधिक है, तो इसको कैसे लिखोगे? x माइनस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 2। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये अधिक लिखना आपको आता ना हो तो हम यहाँ पर क्लियर करें थोड़ा सा। जैसे हमारे पास एक संख्या है 3 और एक संख्या है 5, तो हमने पूछा 5 जो है 3 से कितना अधिक है? तो आपने कहा 2। हमने पूछा कैसे बताया आपने 2? तो आप कहेंगे सर हमने दिमाग में ही 5 में से 3 घटा लिया होगा, बराबर 2 कर दिया। भाई 5 में से 3 गए, बचे कितने? 2। यही चीज हमने भी की है। हमने कहा है यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है तो हम कैसे जानेंगे? अधिक घटाएंगे बड़ी वाली में से छोटी वाली और बराबर लिख देंगे, 36 पता चल जाएगा इतनी अधिक है। ठीक है, तो y से y कट गया, x कितना हो गया? 2x, और 8 और 6 कितने? 14 के 4, हासिल कितना? 1। 9 और 3 12 और 1 13। अब काट देंगे 2 से, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, x 2 हो जाएगा। उनमें से एक संख्या 36 से अधिक है। 8 6 14 के 4, और 9 3 12 और 1 13। तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। यहाँ कितना आंसर हो? यहाँ पे 8 6 14 के 4, 9 3 12 13 हो रहा है ना। तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और बचा 1, हो गए 7 2 से 14। तो एक संख्या वो क्या है? 67 है। क्या है? 67। तो ध्यान रखना, अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या कैसे निकालोगे? तो दोनों का योग आपको पता है 98 है, तो 98 में से घटा दो 67। तो 9 में से 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1, और 9 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 3। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 31। यानी कि एक संख्या 31 थी, एक 67 थी और एक 2 थी। इन सब का योग कितना था? जो है 100 था। अब इनमें से जो आपसे पूछे वो आप बता दो। जो 31 पूछे 31 बता दो, सबसे छोटी पूछे 2 बता दो। मतलब सबसे छोटी पूछेंगे नहीं, पूछेंगे दूसरे नंबर की संख्या या सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 67 आंसर हो जाएगा इस पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना मेन बात कि जो है अगर संख्याओं का योग कहीं 100 मिल जाए तो समझ जाना है कि उसमें एक जो ऐसी संख्या है जिसका योग जो है 2 जरूर होगी। ठीक है, क्या? 2 जरूर होगी। ये चीज आप पहचान के रखना है आपको। ओके, मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कुछ आपके साथ डिस्कस करने लायक, जो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। कहा गया है कि एक क्वेश्चन कभी कभार ऐसा भी बन जाता है अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड, क्योंकि उन्हें वहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। कह रहे हैं 4 लगातार अभाज्य संख्याओं में, 4 लगातार अभाज्य संख्याओं में, 4 लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम तीन का गुणनफल, प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, एवं अंतिम 3 का गुणनफल
अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, 1001 है, तो बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें, ये हमको बताना है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये सवाल। अब आपसे कहा जा रहा है कि 4 लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 का गुणनफल 385 है। तो लगातार मतलब पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये एक सीरियल से। तो हमने मान लिया कि भाई 4 लगातार संख्या, एक ए होगी, दूसरी बी, तीसरी सी और चौथी डी। तो ये तीनों अलग अलग हैं, सबसे बड़ी इसमें डी है, ठीक है, सबसे छोटी ए है। करें लगातार अभाज्य संख्या में से प्रथम 3 का गुणनफल मतलब ए बी सी, मतलब तीनों की गुणा दी गई है आपको 385। अगर अंतिम 3 यानी कि बी सी डी की संख्या गुणनफल दी गई 1001 और हमसे पूछ रहे हैं बड़ी संख्या बताइए। तो देखो आपसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं और डी का मान पूछ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है, क्यों ना इनको भाग करा दिया जाए। तो इधर भाग करा देंगे तो इधर भी हो जाएगा। तो देखो बी सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सबसे ऊपर एक छोटी संख्या और सबसे नीचे बड़ी संख्या, इधर भी ऐसे ही कट जाएगा। तो देखो ये वैल्यू कितने से कट रही है, अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या से ही कटेगी। तो देखो इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अगर आप 37 का देखें तो कितने से कटेगी, ये काट के देख लेते हैं, इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर से पता चल जाएगा। 385 के फैक्टर कर लो तो 5 से काट देते हैं, 5 सते 35, 5 सते 35 और बचा कितना, बच के 3 हो गए 35। तो फिर हो जाएगा 5 से 35। फिर इसको 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि ऊपर जो इसकी गुणा है वो 5 7 11 की है। ठीक है, 5 7 11। तो ध्यान रखना 5 7 11, इसका मतलब पक्का ये वाली नीचे वाली वैल्यू किसी ना किसी से कटेगी, या तो 7 से कटेगी या तो 11 से कटेगी। तो देखो इसको चेक कर लो कितने से कट रही है। तो 11 से काट के देखो, 11 99, बच गया 1, नहीं कट पा रही है। तो फिर 7 से काटो, 7 एकम 7, बचे 3, हो गए कितने 30, 7 चौक 28, बचे 2, 7 33। कटी कितने से कटी, 7 से कटी, 7 से काटो 7 बचे 35 के 5, बचे कितने 3 और फिर 35 हो गए, फिर 7 बचे 35। अब इसको फिर काटो, 7 एकम 7, बचे 3, हो गए 30, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, बचे कितने फिर यहाँ पर 2, तो 7 तियाँ 21, 143। अब ये 11 से कट रही है, देखो 11 बचे 55 और 11 से काटो, 11 एकम 11, बचे थे 3, हो गए 33, 11 तियाँ 33। तो हमारे पास आ गया 5/13। मतलब यहाँ हमारे पास ए बचा था, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी थी अभाज्य, ए का मान आ गया है 5 और सबसे बड़ी कौन सी अभाज्य संख्या थी, उसका मान था 13। बस हमको डी का मान बताना था 13। बस अगर सबसे छोटी पूछते तो फिर ए बता देते। तो इस प्रकार से देखो क्वेश्चन तो आसान है, बस इसकी अगर लैंग्वेज अगर आपने पहली बार देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इसको पहचान लो, इसी प्रकार से करते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताना, सिंपल से काट लो, जो ऊपर बचेगा बाकी जो नीचे बचे उसको आप वही कहेंगे 5/13। ओके, मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार से, मजेदार क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ही सुपर तरीके से। ये नहीं मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको समझा के टाइम पास करा रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 97 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 लगातार प्राकृतिक संख्या। अब हम आपको एक जो है पहले से थोड़ा फॉर्मेट समझाते हैं आपको कैसा, ध्यान रखना। अगर कभी मानना पड़े कि माना प्रथम प्राकृतिक संख्या, तो ऐसा करके मानना पड़ेगी माना प्रथम प्राकृतिक संख्या, तो आप उसको यक्स मानना। पहली प्राकृतिक संख्या यक्स होगी, दूसरी ध्यान रखना दूसरी होगी x+1, तीसरी होगी x+2 और चौथी होगी x+3। तो आप खूबसूरत बात ये देख रहे हैं, तो जितना नंबर करें उससे ये एक कम है। जैसे हमने कहा x दूसरी तो x+2 मतलब 2 में से एक कम, तीसरी कहें तो x+3, हमने कहा 5, हमने सोचा हमने कहा 50वीं बताओ प्राकृतिक संख्या, तो आप कहेंगे सर जी x+49, क्यों 50 में से घटा दो। हमने कहा 100वीं बताओ तो कहेंगे x+99। आप इन बातों को ध्यान रखना, कहीं पर यूज कर लेंगे। ठीक, तो ये अगर माननी पड़ जाए तो ये मानना, फिर ध्यान रखना। और अगर मानना पड़ जाए
सम संख्या माननी पड़ जाए, तो सम संख्या या विषम संख्या माननी पड़ जाए, विषम संख्या माननी पड़ जाए तो कैसे मानोगे? तो देखो, अगर आपको विषम संख्या माननी पड़ जाए तो आप मानेंगे, पहली मानेंगे यक्स, दूसरी मानेंगे यक्स प्लस 2, फिर यक्स प्लस 4 और फिर यक्स प्लस 6। अच्छा देखो, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। ठीक है, अब देखो चौथी है, तो देखो ये चौथी में अगर हम 4 में 2 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6। देखना, मतलब डबल से 2 कम आएगा। अगर ये तीसरी संख्या है तो 3 में 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, और 6 में से 2 घटा दो, बचेंगे कितने? 4। और ये देखो x प्लस 2 है, ये दूसरी है, तो 2 में 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा दो, ये आ जाएगा। जैसे अभी अगर आपको पता करनी हो कि 50वीं सम संख्या कौन सी होगी, तो 50 में 2 से गुणा करो 100, और 100 में से 2 घटा दो, यानी कि x प्लस 98 ये हो जाएगी। डबल करके 2 घटाना आ जाएगा, अगर माननी पड़ जाए ऐसे करके, ऐसे करके। अगर तुमसे आ जाए कि 50वीं और जो है 49वीं संख्याओं का योग ऐसे, तो हम क्या 50वीं तक जाएंगे? नहीं, ऐसे करके मान सकते थे। ठीक है, मतलब ऐसे कहीं पर यूज हो जाए। ठीक है, अगला अगर आपको माननी पड़ जाए विषम की जगह सम माननी पड़ जाए, कि सम संख्या माननी पड़े, तो ध्यान रखना कैसे मानेंगे सम संख्याएं। तो सम संख्याओं में पहले मानेंगे यक्स, फिर मानेंगे यक्स प्लस 2, फिर मानेंगे यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6 डैश डैश डैश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विषम में भी, अब बहुत से बच्चे सोचते हैं पहली विषम हो गई यक्स, फिर दूसरी विषम हो जाएगी एक्स प्लस 3, फिर हो जाएगी एक्स प्लस 1, फिर हो जाएगी एक्स प्लस 3, फिर एक्स प्लस 5। ये मत मानना, क्योंकि इनका सम और विषम से कोई लेना देना नहीं है। ये इस तर्क पर नहीं है कि वो सम और विषम, वो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर टोटल वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो यक्स डिपेंड करेगी। अगर यक्स का मान सम आ गया तो सभी संख्याएं सम चल देंगी, अगर यक्स का मान विषम आ गया तो सभी संख्याएं विषम चल देंगी। जैसे हमने सारी चीज़ें सॉल्व की और यक्स का मान 5 आया, तो 1 हो गई, पहली संख्या 5 हो गई, दूसरी में 5 जोड़ देंगे 7, और 5 जोड़ देंगे 4 9, 5 6 11। तो ध्यान रखना है, मैं भूला नहीं हूँ, आपको ध्यान रखना, ये पहली संख्या यक्स होगी, दूसरी एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, ये दोनों को सेम मानना है, सेम। पहले भी एक्स है, दूसरी भी एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस, ये सारा डिफरेंस कर देंगे। आप यूँ सोचना कि तो सम और सम बराबर हो जाएंगी, ऐसा आप सोच सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का मान 6 आएगा, तो ये 6 2 8, 6 4 10, 6 6 12, ऐसे करके चलेंगे। टेंशन लेने की नहीं, जो हम बताएं उसको ध्यान से समझते रहो। ठीक है, तो बस अब हम लोग सवाल लिखते हैं, इसको आप ध्यान रखना, नोट्स में अपने मेंशन कर लेना है। सवाल क्या है? सवाल है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 97 हो, वर्गों का अंतर 97 हो तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 97 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर ध्यान दें, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर है, तो पहली संख्या क्या मानोगे? प्राकृतिक यक्स, दूसरी क्या मानोगे? यक्स प्लस 1, ये दूसरी हो जाएगी। और कह रहे हैं इनके वर्गों का अंतर 97 हो, इसका मतलब हम दोनों का वर्ग करेंगे और बड़ी में से छोटी वाला घटा देंगे, अंतर तो ये से निकलता है। तो बड़ी संख्या यक्स प्लस 1 है, इसका वर्ग करो, छोटी संख्या एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करो, और दोनों को घटाओ, क्योंकि दोनों का अंतर कितना दिया है? 97। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको आता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 की जगह पर कौन है? यक्स, बी की जगह पर कौन ना? 1 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 97। ठीक है, अब देखना यहाँ पर 2ab होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये प्लस का और ये माइनस, माइनस प्लस दोनों कट जाएंगे। अब आपके पास बचा क्या? 2 गुणे यक्स, तो 2x हो गया यहाँ पर, बराबर
97 और ये प्लस का 1 है, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब 2x बराबर 97 में से 1 जाएगा, बचेगा 96, 2 से काट देंगे तो 2 से जब आप काट दोगे तो 2 चक्कू 8 बचा 1, 2 8 16, तो x बराबर कितना आ गया 48। और आपसे पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो अगर एक 48 है तो दूसरी क्या होगी 49 होगी। ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर है? तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, समझ लिया, डन। अगला सवाल है, अगला है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 434 है। 3 लगातार प्राकृतिक और नेचुरल लिखे दे रहे, ठीक है, n 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 434 है। हमने ऐसे शॉर्टकट अपनाने के लिए लिखा है कि संख्याओं के वर्गों का योग 434 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, संख्या ज्ञात करें। तो देखो ये अगर बेसिक से किया जाए तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत बड़ा मतलब 6 7 8 लाइन का आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण बनेगा, बड़ी टेंशन होगी कि देखो 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो है योग दिया गया, तो मतलब पहली प्राकृतिक संख्या x मानेंगे, दूसरी x प्लस मानेंगे, तीसरी x प्लस 2 मानेंगे, क्योंकि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया गया और इन सब का वर्ग करेंगे। तो चलो एक बार करके दिखा देते हैं। इसका वर्ग होता है एक्स स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट थोड़ा करेंगे, इसका वर्ग करोगे तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, प्लस इसका वर्ग करोगे तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर आपको दिया गया है 434। सबको जोड़ दो, एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर हो गए। ठीक है, 2x और 4x कितने 6x हो गए, और ये 4 और 1 5, तो ये हो गया 5 बराबर 434। अब आप देखो इसमें 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये जो है 5 उधर जाएंगे तो घट जाएंगे, या इनको इधर ले आओ तो प्लस के 5 इधर लाओगे तो माइनस के 434 बराबर 0 रहेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण बनने वाला है। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x, अभी इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। माइनस का बचेगा, अब 34 घटा दो तो यहाँ पर बचेगा 429, कितना बनेगा 429 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको बराबर 0। अब इसको हम लोग पूरे समीकरण को 3 से भाग कर लें या 3 कामन ले लेंगे, तो 3 से भाग करोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, पूरा जा रहा है इसलिए कर रहे हैं, प्लस 2x माइनस 3 से भाग करो तो भाई 3 1 कम 3 बचाएगा, 3 चक्कू 12, 3 3 9 बराबर 0। अब ये आपके पास आ चुका है द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। इसके फैक्टर करने मतलब 143 के ऐसे टुकड़े घटाने पर 2 आ जाए तो वो होते हैं 11 और 13। 11 13 की गुणा 143 है, 13 कम 13, 13 कम 13 1 14। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप आई होप आप लोग सॉल्व करना जानते ही होंगे। तो एक संख्या आएगी 11 और एक आएगी 13, तो प्लस का 11 आएगा, यानी कि x बराबर क्या आएगा 11, जब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण सॉल्व करना जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इस पर हम लोग एक वीडियो बना देंगे कि आप द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा 11। अगर x बराबर 11 आ गए तो पहली संख्या क्या होगी 11, दूसरी 12, तीसरी 13, पूछ रहे थे सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 13 हो जाएगी। आइए हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। ये तो हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप समझिए 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 434 है, तो ध्यान रखना ये आगे भी काम आएगा। अगर 3 संख्याएं हैं और योग दिया जाए तो उसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तो वर्गों का योग दिया गया है, ध्यान रखना 3 लगातार संख्याओं के वर्गों का योग था ये। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, 3 लगातार संख्याओं के वर्गों का योग है, ध्यान रखो वर्गों का योग है 434। ठीक है, 3 लगातार संख्याओं का योग 434 नहीं है, वर्गों का योग था। ठीक है, तो देखो 434 है, तो ध्यान रखना चाहे वर्ग हो चाहे तो सिंपल से ऐसे ही हो। वर्ग होता सिंपल से होता है तो बड़ा सटीक आंसर आता है, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। देखो 3 का जब हम लोग इसको काटेंगे तो 3 1 कम 3 बचा 1 हो गए 13, तो 3 चक्कू 12,
3 चक्कू 12 और फिर बचा 1, फिर 14 हो गए, फिर 3 चक्कू 12। तो ये जो 144 आए हैं, 144 का आप वर्गमूल ले लो। क्या वर्गमूल ले लो 144 का। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। अब समझ लो ये 12 जो है बीच की संख्या आएगी। 12 क्या आएगी बीच की संख्या। आप कहेंगे सर जी वो बाकी बचे थे दशमलव, उनको छोड़ दो, उनका पूरा परफेक्ट की बात करेंगे। तो ये बचे हैं 12 आ गए। अगर ये 12 बीच की संख्या है और टोटल 3 ही संख्या है, तो इससे पीछे प्राकृतिक संख्या कौन है 11, इससे इधर कौन है 13। तो बस राइट आंसर हमारा 13 हो जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो हम एक सवाल ऐसा और कराएंगे, बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, देखिएगा, देखो एक संख्या हम और लिखते हैं आपके सामने। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1325 है। लिख देते हैं 3 लगातार प्राकृतिक, मतलब n लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1325 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। क्या, तो सबसे बड़ी संख्या बताना है या सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या बताओ, है ना, बड़ी छोटी सभी निकाल लेंगे। आइए, तो देखो जो पूछा जाए वो हमको बता देना। तो 1325 है, कितनी संख्या है 3 है, तो 3 से भाग कर लो। वर्गों का योग हो चाहे तो सिंपल हो, चाहे योग वर्गों का हो या सिंपल सीधे योग हो। तो योग जब सीधे होता है तो एकदम से पॉइंट टू एंड में नहीं जाता है, लेकिन इसमें पॉइंट में जाता है। तो 3 चक्कू 12 बचा 1, 3 चक्कू 12 बचा 1 हो गए 12, फिर 3 चक्कू 12 और फिर 3 1 कम 3 और बचा दशमलव करके। तो ये 441 बचा है। तो 441 पे क्या लगा देंगे वर्गमूल। तो जो पूरा परफेक्ट जाए उतने में रखना है। 441 का वर्गमूल कितना होता है 21। अब ये 3 संख्याएं हैं लगातार, तो 3 संख्याएं सबसे बड़ी पूछनी है। तो एक इधर होगी एक इधर होगी, और ये है कैसी लगातार संख्याएं। तो 21 के बाद क्या आता है 22, क्या आता है 22, और इधर 21 के पीछे क्या आता है 20। बस ये हमारा आंसर हो। ये तीनों संख्याएं वो निकल के आ चुकी हैं, सबसे बड़ी पूछी गई। तो राइट आंसर 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और भी कई तरीके हैं। ठीक है, हम लोग इसमें आज इतने रखते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, चलो इसमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।